हाँ बेटा, तो कैपिटल नंबर कौन सा है बेल का? 33 है। सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 336 से 450। इन संबंध में 3 वीडियो ऑलरेडी जा चुके हैं। आज अंतिम कड़ी है बेल के लिए, तो जो बचे हैं सेक्शन उस पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ इस जगह। आपने देखा 438 भी हो गया था, 437, 436, तो नाउ 439। अब सेक्शन नंबर 439 हमारे सामने। 439 रिलेटेड है पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन इन रिगार्ड ऑफ बेल। जमानत के मामलों में क्या अधिकार उच्च न्यायालय को हैं, क्या अधिकार कोर्ट ऑफ सेशंस को हैं, इनके बारे में वहां बताया गया। एक चीज पहले जान जाइए कि दोनों ही कोर्ट को बराबर पावर है बेल में। अब आप कहेंगे कि पावर तो आप बिल्कुल बराबर है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन वाले कुछ धाराओं में बेल देते ही नहीं, जाना पड़ता है हाई कोर्ट, सीधे कहते हैं जाओ वहीं कराना। इसका कोई जवाब कोई एकेडमिक मामले में नहीं दिया जा सकता। ये तो उनका डिस्कशन है, ना इस्तेमाल करें भोजन। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 439 में जानने की जरूरत ये है कि बेल तो सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, क्या उसका जिक्र सीआरपीसी में है? नहीं, क्योंकि वहां पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अप्लाइड। वहां सीआरपीसी में प्रोविजन नहीं है। सीआरपीसी में प्रोविजन जमानत के लिए सिर्फ हाई कोर्ट तक, और हाई कोर्ट को जो पावर है वो सेक्शन नंबर 439 में। दोनों को बराबर पावर, ये चीज। अब आप देखते होंगे सेक्शन में कि सीधे सीधे लिखा है कि इस सेक्शन के लिए मुलजिम का कस्टडी में होना आवश्यक है। मुलजिम को न्यायिक हिरासत में रहना आवश्यक है, जबकि 438 आपने पढ़ा था तो वहां फॉर दैट वेरी सेक्शन मुलजिम का कस्टडी में रहना आवश्यक नहीं था। इसीलिए तो 438 का प्रोविजन एंट्री सेक्रेटरी बेल का कि उसको कस्टडी में ना जाना पड़े, यहाँ रहना आवश्यक। दूसरी बात यह है कि आपने ये भी देखा था कि 438 में बहुत सी धाराएं थीं जो जिन पर 438 अप्लाई नहीं कर रहा। कौन? वही धाराएं हैं जो यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ बेल दिया जा सकता है। 376 वाली धाराएं हैं वो, बशर्ते उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस दी जाएगी और सुनाई जाएगी। क्योंकि हाई कोर्ट में कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जो इनके लिए मनाही है वो बेल देने को, वो देंगे। अब आप एक चीज जानते होंगे, आप लोग सुनते होंगे, अभी तो बच्चे हैं, कि हाई कोर्ट में बेल डाल दे, हाँ आज वो नोटिस हो गई है। ये उसी नोटिस की बात कर रहा है, नोटिस टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक चीज जान जाओ बच्चों कि जब आप हाई कोर्ट में बेल डालोगे तो जैसे ही वो एप्लीकेशन पड़ेगी ना, उस पर नोटिस होगी। 3 वीक की नोटिस होती है,
तो वहां से होता क्या है कि जो एप्लीकेशन आप डालते हो उस पर जो ग्राउंड लिखे रहते हो उसकी एक कॉपी चली जाती है पुलिस के कप्तान के पास। पुलिस के कप्तान एसपी उस जिले को वो कॉपी चलेगी। उस कॉपी को रिसीव कौन करेगा? उस कॉपी को जो कोर्ट में एजीओ होगा वो रिसीव करेगा। जो उस कोर्ट में नियुक्त रहेगा एजीए वो उसको रिसीव करेगा। और इसके बाद एक चीज और जान जाओ, अभी हाई कोर्ट नहीं जाते होगे, हाई कोर्ट में ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन का पद होता है। एक जेडी साहब है विजन विभाग के, वहां भी बैठते हैं, उनका कार्यालय उनका स्टाफ है पूरा, तो वहां वो चला जाएगा कॉपी, और वो उस कॉपी को एसपी साहब को भेज देंगे। प्रक्रिया जान जाओ। कप्तान साहब क्या गया, कप्तान साहब के यहाँ से तुरंत वो कॉपी चली जाएगी संबंधित थाने। मान लिया लखनऊ का केस है तो पहले वो हाई कोर्ट से जो आएगी जेडी साहब का तरफ से वो एसएसपी लखनऊ को आएगी, और अब वो थाना चिरहट से संबंधित है तो वो एप्लीकेशन थाना चिरहट में आ जाएगा। अब वहां उसको मिलेगा जो उसका आयु होगा, जो उस केस का आयु है। मान लिया भंवरा सिंह है आयु, अब वो एप्लीकेशन भंवरा सिंह को मिल जाएगी, और भंवरा सिंह से ये अपेक्षा की जाती उसका पैरा वाइज कमेंट तैयार करें। उसको हिंदी में कहते हैं परस्तरवार आख्या, और अंग्रेजी में कहते हैं पैरा वाइज कमेंट। हर पैरे का जवाब आपको देना। ये आईओ साहब उसको तैयार करेंगे और उसको लेके आएंगे। फिर ये अगर कोई दिक्कत होगी तो जिले के जेडी कार्यालय से संपर्क करेंगे। फिर आप ये टाइप वाइप करा के दुरुस्त कर दें, चाहे अपने हिकमत अमली से करें, चाहे किसी फोन से करें, जैसा भी करें। अब जो ये तैयार करेंगे वो जेडी के पास आएगा, जिले के जेडी साहब उसको फॉरवर्ड करेंगे यहाँ के जेडी को, हाईकोर्ट के। तब हाईकोर्ट कार्यालय में आ जाएगा, 5 दिन, डेट के 5 दिन पहले ही आ जाएगा, और हियरिंग के 2 दिन पहले वो पहुंच जाएगा उस कोर्ट। प्रक्रिया समझ गए? ये वही नोटिस है, नोटिस दी जाएगी ताकि जो कहना है वो कैसे कहेंगे भाई कि क्या कह रहे हैं बेल के लिए, पिलिया फेलिबाई ले रहे हैं, यही कह रहे हैं हमें गलत फंसाया गया है, दुश्मनी का आधार है। मान जिन्होंने 2 केस उसमें दिखा रखे हैं कि साहब ये केस में हम गवाह थे इसलिए ये हमें गलत फंसाए हैं। अब वो आयोग की जिम्मेदारी उसे पता लगाए कि ऐसा कोई केस हुआ भी था, अगर हुआ था क्या ये गवाह थे मुलजिम जो इसमें है, इसलिए इनको गलत फंसा दिया, जो भी हो, और वहां वो बेल दे सकते। एक और बात, जो सेक्शन नंबर 437 सीआरपीसी के क्लास 3 में कंडीशंस थे, वो कंडीशन ये भी इम्पोज कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट बेल देती या कोर्ट ऑफ सेक्शन बेल देती तो उसमें कंडीशन लगा देती कि बेल छोड़ के नहीं जाएंगे। एक केस आपने सुना होगा संविधान में, मेनका गांधी वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। वही मेनका गांधी जो आजकल एमपी हैं, पहले ये पर्यावरण मंत्री भी रही हैं, और मरहूम संजय गांधी जी के मिसेज और वरुण गांधी साहब की मां, उस केस को भी ध्यान रखें। वो इस पॉइंट पे बहुत अच्छा केस है, संविधान के ऊपर है। तो बेटा कंक्लूजन ऑफ दिस सेक्शन इज हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशंस both have the equal right to grant the bail, और वो किसी भी धाराओं में बेल दे सकते हैं, खाली जो प्रोसीजर है वो उसे अपनाना पड़ेगा। अब आपने देख लिया कि 436 में बेलेबल रेफरेंस में मजिस्ट्रेट सामने बेल, अब वो 436 वाली बेल ऐसे अगर अरेस्ट किया तो वो भी कर सकता है।
36A में क्या था? मान लीजिए किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोई आदमी कारागार में निरुद्ध है और वो ऑलरेडी जो उस अपराध में मैक्सिमम सजा है उसका आधा वो सर्व कर चुका है, तो देन ही शैल बी रिटर्न। 437 में आपने देखा कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में है, वो प्रावधान है। 437 के ए में क्या है? वहां ये था कि जब कोई कोर्ट फैसला दे रही है तो उस समय वो एक बॉन्ड भरा रही जो 6 महीने तक लागू रहे कि अगर इसके इस फैसले के खिलाफ कोई अपील होती तो आप अपने को उपस्थित करेंगे। 438 में एंटी सफेक्टरी बेल, 439 में दोनों के पास। अब एक धारा और देखना जरूरी है इस चैप्टर में, 446 446। सुनैना जी क्या बोल रहा है इस सेक्शन, हेडिंग क्या है? प्रक्रिया जब बंद पत्र समाप्त कर लिया जाता है। अच्छा, क्या लिखा गया? शुरू करो। रोज ये कहते, जहाँ इस संहिता के अधीन कोई बंद पत्र किसी न्यायालय के समक्ष हाजिर होने या संपत्ति पेश करने के लिए है और उस न्यायालय या किसी ऐसे न्यायालय को जिसे तत्पश्चात मामला अंतरित किया गया है, समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि बंद पत्र समाप्त हो चुका है। बंद पत्र काहे के लिए दिया जाता है? एक अपियर होने के लिए एक किसी चीज को पेश करते हैं। बंद पत्र 2 ही मामलों के लिए दिया जाता है। ये बॉन्ड है, चाहे वो पर्सनल बॉन्ड हो चाहे सिक्योरिटी बॉन्ड हो, दोनों को एप्लीकेबल। तो पहला ये है कि फॉर अपीयरेंस, अपीयर होने के, और दूसरा है अब अपीयर होने या कराने के लिए। जैसे अगर मुलजिम ने बॉन्ड जो भरा है पीबी, वो अपने को अपीयर होने के लिए दिया। मेमना साहब ने जो आईजी सिक्योरिटी उसका बॉन्ड दिया है वो अपीयर कराने के लिए दिया। या किसी को कोई गया है नोटिस, वो इसलिए गया है कि कोई रजिस्टर पेश करे, तो ये बॉन्ड, उसमें अगर बॉन्ड आपसे भराया गया है। एक चीज और, सीआरपीसी में एक सेक्शन था कि अगर कोई व्यक्ति अदालत कोर्ट के रूम में हाजिर है और वो किसी मामले में वांटेड है लेकिन आ नहीं रहा है, अब वो आज हाजिर है, तो कोर्ट उसी समय उससे एक पीबी भरा सकती है। वो 88 सेक्शन 88 में, वेरी गुड, 88 सीआरपीसी। काहे के लिए? कि फला तारीख को आप यहाँ अपीयर हो। अब अगर वो नहीं अपीयर होता है तो बॉन्ड फॉरफिट। जब कोई अब बॉन्ड और कहां भरे जाते हैं? 116 के 3 में। ये क्या है? अब 116(3) की भरमार आ जाएगी। आप लोग अखबार में पढ़ेंगे कि लखनऊ के किनार थाना से 25 लोगों का 116(3) में बॉन्ड भराए गए, पाबंद किया गया, और फला मिला कर लखनऊ जनपद में कुल 13,570 लोगों को पाबंद किया गया। 116(3) वो अब भरा लेंगे, और कब तक वो लागू रहेगा? 4 जून के बाद, 7-8 जून तक। तो वो जो है उसने समय के लिए है। अब वो बॉन्ड अगर भरा दिया है और फिर कोई गड़बड़ करता है तो इसका मतलब वो फॉरफिट हो जाएगा। और कहाँ है? 117 में बॉन्ड भरा गया।
117 में बांड हुआ है बेटा कि जो 107 में, 108 में, 109 में, 110 में इंक्वायरी की गई और उसमें वो पाया गया कि नहीं उसने गलती की, बांड भरा दिया गया। इसके बाद देखो सिक्योरिटी बांड है, पर्सनल बांड है, तो ये सब उसमें आता है। अगर वो वापस कर लिया जाएगा तो उसका जो एक नोटिस जाएगा, नोटिस पे वो आएंगे तो उन्हें नोटिस दी जाएगी। जैसे मान लिया एक मुलजिम है और उसको हाजिर कराने के लिए ये हमारे मेमना सर ने एज ए सिक्योरिटी बांड भरा है 20,000 का, तो वो अगर नहीं हाजिर होता है तो तुरंत एक आदेश अदालत द्वारा होता है, नोटिस टू सिक्योरिटी। अब इनको मेमना सर को पास जाएगा कि भाई आप आइए, आपने इसमें लिखा था हम हाजिर करेंगे, हाजिर नहीं करें, और क्यों ना ये भी कारण बताए कि क्यों ना आपसे 20,000 रुपये वसूल किया जाए। ये फिर भी नहीं देते हैं तो 446 में ये भी नियम है कि कोर्ट उस प्रोसीजर से इनसे वसूल सकती है रुपया जैसे उसने इनके ऊपर जुर्माना किया हो, और जुर्माने की रकम जिस तरीके से अदालत वसूल करती है। ये रहा 4, 4, 6 दो धाराएं आपको और पढ़नी पड़ेंगी। दो क्या थोड़ा ध्यान दे जाना होगा 167 के क्लास 2 में। 167 के क्लास 2 सुधा याद आ रहा है क्या है? 167 रिमांड की धारा है और 60 दिन या 90 दिन का जो भी टाइम निश्चित है वो बीत गया है, मुलजिम कारागार में है, अब आपने कंक्लूड नहीं किया है इन्वेस्टिगेशन। 302 में मान लिया कोई मुलजिम है कारागार में और वो 90 दिन की मियाद है ज्यादा से ज्यादा, और 91 दिन हो गया, आपने ना चार्जशीट दी ना फाइनल रिपोर्ट दिया, तो ही शैल बी रिलीज ऑन बेल। इसको कहते हैं डिफॉल्ट बेल। वो अब स्टेट की डिफॉल्ट से वो बेल हुई है, हालांकि ऐसा जल्दी होता नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर कोर्ट में एक कोर्ट मौलिर होता है, उसके पास एक रिमांड रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर में वो रिकॉर्ड करता है कि आज अगर हमने रिमांड कोर्ट ने दिया है तो अगली पेशी मुलजिम की कब है, और वो काउंट करता रहता है। उसके बाद ये अब रिमांड, अंतिम रिमांड यहाँ से, तो वो जो है वो रिमांड वो एक रिमांड के पहले ही एक एप्लीकेशन अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से भिजवा देता है सीओ को या एसपी को कि देखिए फला क्राइम नंबर फला धारा में इतने दिन का हो गया है, करीब 65 दिन का रिमांड पूरा हो चुका है, अब ज्यादा दिन बच्चे नहीं है कि मुलजिम छूट जाए, अब जिम्मेदारी आपकी होगी। दूसरी बात, सीओ पेशी वाले भी हिसाब रखते हैं कि इस केस में रिमांड कितने दिन का हो चुका है, अभी कितना काम बाकी है, वो जाने, उनका इंटरनल मामला है। और आयोग के पास तो लिखा रहता है, पैरोकार याद दिलाता रहता है, तो जल्दी होता नहीं है। हाँ, कभी कभी किसी मामले में हो जाता है, जब हो जाता है तो पुलिस वाले जानबूझ के करते हैं, ऐसा कोई डिफॉल्ट वजह से नहीं है, मजबूरी उनकी, बेल हो जाए, मुकदमा थोड़ी छूट रहा है, तो वहाँ बेल होती है। और अब आ जाओ 389 के क्लास 3 में। क्या है सबके 389 क्लास 3? अगर किसी अदालत के द्वारा किसी मामले में अभियुक्त को 3 साल तक की सजा दी गई है और वो पहले से बेल पर है, उसे अपील करना है न्यायालय के खिलाफ, अगर संतुष्ट कर देता है कोर्ट को तो कोर्ट उसे जमानत दे देगी। अब टाइम पीरियड के लिए देगी
15 दिन के लिए दे, 1 महीने के लिए कम से कम देती, इसलिए कभी ये इसकी कापी लेंगे, तैयार कराएंगे, वकील साहब जुटेंगे, तब तो वहाँ होगी। तो ये उसको बेल, हालांकि उस धारा में बेल शब्द लिखा है, लेकिन मेन चीज है कि यहाँ तो बेल इसलिए मांग रहा है कि उसको अपील करना है, अभी कहीं गया नहीं है, अभी यहाँ सजा होगी। तो 389 के क्लास 3 में अपील करने के लिए सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस है, रिलीज ऑन बेल है। इसके बाद फिर आप ध्यान ले जाएं 389 के क्लास 1, 389 के क्लास 1 में ये उस स्टेज की बात है जब आप अपीलेट कोर्ट में अपील की एप्लीकेशन डालते हैं। आप कहते हैं साहब ये जो जजमेंट दिया है इस कोर्ट ने वो उचित नहीं है, इसलिए हम अपील करना चाहते हैं इस अदालत में। तो जब तक अपील पेंडिंग रहे तब तक सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया जाए और हमें जमानत हो। यहाँ पे एक सिद्धांत अक्सर देखा जाता है, जेल ऑन जेल, बेल ऑन बेल। ये बड़ी धाराओं में होता है, छोटी धाराओं में ये नौबत नहीं आती है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे 302 में पूरा ट्रायल जेल में रहा। वो आप लोगों की चाहती बेचारी शबनम जब से गिरफ्तार हुई 2008 में जून से, तब से जेल में तो रही। तो क्या उसके तरफ से एप्लीकेशन जब हाई कोर्ट में अपील आई होगी, पड़ी नहीं होगी? पड़ी होगी, लेकिन जेल ऑन जेल, बेल ऑन बेल। तो इसके बाद हो सकता सुप्रीम कोर्ट में भी अपील पड़ी हो, लेकिन क्योंकि लगातार कैद में रही तो उनको जल्दी बेल नहीं दिया था। देने में कोई रुकावट नहीं बताई गई, इमे भी रिलीज, लेकिन जनरली इज नॉट रिलीज। लेकिन बेल ऑन बेल। अब होता क्या है, 302 का मामला होता है, 2-3 महीना आदमी के जेल में बीती जाता है, तब कहीं हाई कोर्ट से अपील होती है। कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ दे रहे हैं 302 में बेल। और 300 एक बार बेल क्यों लगती है हाई कोर्ट में बेटा, वो जो नोटिस जाती है थाने से, वो रिकॉर्ड ही नहीं आया, फिर एक ये शाम मांग लेते हैं टाइम, फिर मिल जाता है 20 दिन, उसी में देर हो जाता है। तो मान लिया कोई 3.5 महीना जेल में रहा है पहले, अब कन्विक्शन हो गया, तो 389 का 3 तो एप्लीकेबल होगा नहीं, कम से कम आजीवन कारावास सजा होगा, तो वो जेल चला जाएगा। अब जब उसकी अपील हाई कोर्ट में पड़ेगी तब वो 389 के क्लास 1 में वो फेयर करेगा। अब मिलाड़ के हाथ में है, उसे छोड़ दें या क्या। वैसे अक्सर जब वहां जमानत पे रहता तो छोड़ दिया जाता, क्योंकि अपील का क्या भरोसा कब तक चले। तो ये बेटा सारे प्राविजन रहे जमानत के संबंध में, और विश्वास रखिए इससे बाहर कभी कुछ नहीं, जो आएगा इसी के अंदर रहेगा। खाली आप अगर इसी को कायदे से सुन लेंगे और रजिस्टर में नोट भी कर लेंगे, देयर एक्ट से थोड़ा सा कंसल्ट कर लेंगे, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत